अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने लगे हैं म्यांमार। ठीक है, ये भी एशिया का कंट्री है। और सबसे पहले हम म्यांमार के ना मैप को देखेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमारा ना जीके का सेशन चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई चाहता है कि आप हमारे रेगुलर सेशन को ज्वाइन करना चाहें तो ये जो दिया गया नंबर है आपके सामने ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 0313 8383 इसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं म्यांमार की तरफ। तो म्यांमार जो है इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। और बर्मा इसका नाम कब चेंज हुआ है? 1989 में चेंज हुआ है। सबसे पहले हम बर्मा को देखते हैं, इस म्यांमार को, कि इसका ना बॉर्डर कंट्रीज़ कौन से हैं। अगर आप इसको देखें इस साइड पे तो इसको आ जाता है ये इंडिया। ठीक है, अगर इससे थोड़ा नीचे आप आएंगे तो इसको आ जाता है बांग्लादेश। ठीक है, और ये तो नीचे है, इसको पानी आ गया। उसके बाद इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है इसको थाईलैंड। और थाईलैंड को क्या बोला जाता है? थाईलैंड को बोला जाता है द लैंड ऑफ फ्री पीपल। और थाईलैंड से थोड़ा ऊपर आप देखेंगे तो ये आ जाता है इसको लाओस। लाओस को क्या बोला जाता है? द लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स। ये भी इसको क्या लगता है? ये भी इसका बॉर्डर कंट्रीज है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो बड़ा कंट्री जो है वो चाइना, और चाइना का बॉर्डर भी इसको लगता है। ठीक है, तो ये टोटल कितने कंट्री हो गए बेटा जिसका इसको बॉर्डर लगता है? टोटल 5 कंट्री हो गए। कितने कंट्री हो गए? टोटल 5 कंट्री हैं ये जिनका बॉर्डर लगता है किससे? म्यांमार से। अच्छा, तो अब ना थोड़ी सी और चीज़ें हम देखते हैं, इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। म्यांमार में अंदर क्या है? ठीक है, तो म्यांमार को हम थोड़ा सा अंदर देखें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो म्यांमार को इधर बांग्लादेश वाली साइड अगर आप नीचे देखेंगे तो ये ना एक माउंटेन रेंज आती है। और इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? माउंटेन अरकान योमा। ये माउंटेन रेंज है जो मैंने इस ब्लू पेन से लिखा हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या है? माउंटेन अरकान योमा। ठीक है, और इसकी दूसरी जो माउंटेन रेंज आती है वो कौन सी है बेटा? वो दूसरी माउंटेन रेंज जो है ये है, ये देखें आप, ये दूसरी माउंटेन रेंज है और इसका नाम क्या है? मैंजिन माउंटेन रेंज। ठीक है, कौन सा नाम है इसका? मैंजिन माउंटेन रेंज। और तीसरी जो माउंटेन रेंज है इसकी वो ये वाली है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कुमान माउंटेन रेंज। क्या नाम है इसका? कुमान माउंटेन रेंज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये ऊपर आ जाती है, ये है इनकी हाईएस्ट पीक। किसकी? म्यांमार की। इस हाईएस्ट पीक का नाम क्या है बेटा? इस हाईएस्ट पीक का नाम है एच ककेबू राजी। एच ककेबू राजी इनकी माउंटेन रेंज है जो हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो इसकी मतलब कि हाइट कितनी है? 58। ठीक है, 5881 5881 मीटर इसकी ना हाइट है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी मतलब कि माउंटेन रेंजेस की बात। अब अगर हम देखें तो इसकी रिवर्स कौन सी आती हैं इसमें? ये देखें, चाइना वाली ऊपर से ना, चाइना वाली साइड से इरावाडी रिवर आती है। ये इरावाडी रिवर जो है ना ये आ रही है और ये कहाँ पे मतलब कि फ़्लो कर रही है? एडमान सी में जा रही है। कहाँ पे जा रही है बेटा? एडमान सी में जा रही है। अच्छा, एक तो हो गई ये इरावाडी। अच्छा, इरावाडी रिवर जो है ना ये म्यांमार की बड़ी रिवर है। और दूसरी रिवर ये आ रही है, इसका नाम है चिंदविन। ठीक है, चिंदविन रिवर, ये इसकी दूसरी रिवर। और तीसरी रिवर अगर आप देखें तो इसका नाम है सिटांग रिवर। ठीक है, ये सिटांग रिवर भी कहाँ की है? ये भी म्यांमार की। ये 3 रिवर्स हो गए और इन तीनों में से जो बड़ी रिवर है उसका नाम क्या है? इरावाडी रिवर। अच्छा जी, ये नीचे अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस साइड पे अगर देखेंगे यहाँ पे आता है इसका पुराना कैपिटल है यंगून। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो प्लेस है इस जगह पे आता है गल्फ़ ऑफ मर्तबान। ठीक है, गल्फ़ ऑफ मर्तबान। तो गल्फ़ ऑफ मर्तबान भी कहाँ पे आता है बेटा? ये भी गल्फ़ ऑफ मर्तबान भी म्यांमार में आता है। अच्छा, तो इसके नीचे वाले हिस्से से हम देखें कि क्योंकि ये तो इधर से पानी आ रहा है तो ये नीचे वाले हिस्से में जो ये एंडेमान सी है, इस एंडेमान सी में ना कुछ आइलैंड्स हैं जो म्यांमार के हैं। वो कौन से आइलैंड्स हैं? जैसे प्री पेरिस आइलैंड हो गया, मास्कोस आइलैंड हो गया, कोको आइलैंड हो गया। ये तीनों आइलैंड किसके हैं? म्यांमार के। इसके नीचे अगर आप देखेंगे 2 आइलैंड है, एंडेमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड। ये दोनों है तो एंडेमान सी में एरिया किसका है? म्यांमार का, मगर ये अंडर कंट्रोल किसके हैं? इंडिया के हैं। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं इसकी कुछ ना हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर। इसकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनके ना हिस्टोरिकल प्लेसेस में अगर हम देखें
तो हिस्टोरिकल प्लेसेस में आ जाते हैं शिव डैगन पैगोडा। ये इनकी एक प्लेस है शिव डैगन पैगोडा जो 2500 ईयर्स ओल्ड है। ये कहाँ पे है? ये यंगून में है। ठीक है, ये प्लेस है कहाँ पे? ये यंगून में है। और ये जो शिव डैगन पैगोडा है ये इनकी इबादत गाह वाली प्लेस है। यहाँ पे ये लोग इबादत भी करते हैं। ये 2500 ईयर्स पुरानी है और इसमें ना 60 टन जो सोना है ना, 60 टन सोना उसके यहाँ पे लीफ लगे हुए, मतलब यहाँ पे जो काम किया गया है सारा का सारा सोने का किया गया है। और माउंट पोपा ये भी इनकी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। दूसरा आ जाता है गोल्डन रॉक स्तूपा। ये चीज़ इनकी बड़ी मशहूर है और बड़ी बड़ी बार मतलब के पेपर्स में भी आई है। ठीक है, गोल्डन रॉक स्तूपा ये क्या है? ये गोल्डन रॉक स्तूपा जो है ना, ये यंगून से मतलब आधे दिन का सफ़र लगता है। कई केटू एक सिटी है, कई केटू एक सिटी है। ठीक है, वहाँ पे जो गौतम बुद्ध था, क्योंकि बुद्धिज़्म का फाउंडर है वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, बुद्धा के जो हेयर हैं उन्होंने यहाँ पे उसको सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, गोल्डन रॉक स्तूपा। ठीक है, कौन सा शहर है जहाँ पे ये जगह है? कई केटू ये सिटी है और ये यंगून से कितना दूर है? आधे दिन का सफ़र लगता है वहाँ पे। और एक और जगह यहाँ पे अमरापुरा। ठीक है, अमरापुरा एंड यूबीन ब्रिज है यहाँ पे। ये वुडन ब्रिज है, ये काठ की मतलब की ब्रिज बनी हुई है। 1.2 किलोमीटर इसकी ना वो है लेंथ है। और दूसरी बात आती है यहाँ पे इनका जो हिस्टोरिकल प्लेस में आता है वो आता है गोकटेक वियाडक्ट। ये रेलवे ब्रिज है, ये दुनिया की हाईएस्ट ब्रिजेस में काउंट होता है। ठीक है, दुनिया की जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिजेस हैं उनमें ये भी काउंट होता है। और इसे कहा क्या जाता है? म्यांमार को कहा जाता है द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडास, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध मत है, इनका स्टेट रिलीजन भी बुद्धिज़्म है और ये पैगोडा जो है ना ये बुद्धिज़्म की इबादत वाली जगह का नाम है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँ कि जहाँ पे बर्मा, लाओस, थाईलैंड ये वाला जो एरिया है ये वाला, ठीक है, इस एरिया में ये तीनों कंट्रीज़ के ना बॉर्डर आपस में मिलते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल। क्या बोला जाता है इसको? गोल्डन ट्रायंगल। इसको गोल्डन ट्रायंगल भी बोला जाता है और दूसरा इसे हेवन ऑफ द अंडरवर्ल्ड भी बोला जाता है। हेवन ऑफ द अंडरवर्ल्ड इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा स्मगलिंग का काम जो है ना यहाँ पे होता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया और दूसरे जितने भी स्मगलिंग के काम हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें बेटा, तो हिस्ट्री इसकी क्या है? इन्होंने म्यांमार ने इंडिपेंडेंस कब हासिल की? 4 जनवरी 1948 में यूके से इन्होंने मतलब कि इंडिपेंडेंस हासिल की। और इनका ओल्ड कैपिटल क्या था? यंगून। और जो करंट कैपिटल है उसका नाम क्या है? नेपेताओ। ठीक है, और इनकी करेंसी क्या है? इनकी करेंसी का नाम है क्यात। और इनकी लैंग्वेज कौन सी है? बर्मी। ठीक है, और म्यांमार को मतलब कि म्यांमार का जो पुराना नाम है वो बर्मा है और बर्मा से इसको म्यांमार कब चेंज किया गया? 1989 में। अच्छा, अगर इसको हम देखें इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, तो इसका मतलब कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कौन सी जंगें हुई हैं और कैसे ये वजूद में आया है और इसके ऊपर कौन कौन से ममालिक की हुकूमत हुई है। तो 1824 में अगर हम देखें 1824 से लेके 1826 तक यहाँ पे एंग्लो बर्मी वार हुई है, फर्स्ट एंग्लो बर्मी वार। ठीक है, और सेकंड एंग्लो बर्मी वार कब हुई है? ये हुई है 1852 में, सेकंड एंग्लो बर्मी वार हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोअर एरिया था ना बर्मा का, वो इसने ब्रिटिश ने ना ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर 1885 में थर्ड एंग्लो बर्मी वार लगती है, तो इसमें कम्प्लीटली बर्मा को कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश ने। 1885 में आपको पता है कि एक और चीज़ भी है, आपको याद है कौन सा इवेंट है? 1885 में कांग्रेस भी बनी थी। ठीक है, अच्छा, तो ये जब ये कम्प्लीटली अंडर मतलब कि ब्रिटिश के आ जाता है तो 1805 से लेके 1937 तक ये म्यांमार को इंडिया का प्रोविंस बना के रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। 1937 तक ना इसको मतलब कि इंडिया का प्रोविंस बना के रखते हैं, फिर 1937 में इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि 1942 में आपको पता है कि जंग अजीम भी चल रही थी। 1942 से 1945 तक ना ये बर्मा जो है जापान के अंडर में रहा है। ठीक है, फिर जापान जाता है तो फिर 1945 से लेकर 1948 तक यूके के अंडर में रहा है। फिर 1948 में यूके से इसने आज़ादी भी ले ली थी। और यहाँ की एक पर्सनैलिटी है जिसका नाम है आंग सैन। ये फादर हैं किसके? आंग सैन सू की। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर रही है इसकी
म्यांमार की, ये उनके फादर हैं। तो ये पॉलिटिकल लीडर थे और इनकी डेथ हो गई थी कब? 1947 में इसको असासिनेट किया गया था। ठीक है, उसके बाद ना 1948 में मतलब कि ये म्यांमार क्या करता है, ये लेता है आज़ादी। इनका पहला लीडर जो बनता है वो बनता है यू नू। ठीक है, यू नू इनका लीडर बनता है। 1948 से 1962 तक ये मतलब कि रूल करता है म्यांमार को। उसके बाद यहाँ पे एक जर्नल है जिसका नाम है नी विन, वो मिलिट्री कूप लाता है, ये कमांडर होता है। ठीक है, मिलिट्री कूप लाता है, ये 1962 से लेकर 1988 तक यहाँ पे रूल करता है। फिर 1988 में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्ट्राइक्स होती हैं, फिर इसको हटाया जाता है। ठीक है, तो इसी टाइम में 1989 में बर्मा का नाम चेंज किया गया म्यांमार में। फिर 1989 में आंग सैन सू की को भी अरेस्टेड किया गया, इसको भी जेल में डाला गया। फिर 1991 में इसको नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया और इसने नोबेल प्राइज़ कब रिसीव किया? 2010 में, जब ये जेल से रिहा हुई थी। ठीक है, और यहाँ की मशहूर पर्सनैलिटी है यू थांट, ये यूएन जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। ठीक है, और ये 1961 से लेकर 1971 तक फर्स्ट एशियन थे जो यूएन सेक्रेटरी जनरल रहे, और ये थर्ड यूएन जनरल सेक्रेटरी थे, मतलब कि ठीक है, पहले 2 आ चुके थे, थर्ड ये था, और एशिया का ये पहला बंदा था। और आपको पता है कि रोहिंग्या मुस्लिम इशू जो हुआ था 2013 में, वो भी म्यांमार में हुआ था, और कौन सा प्रोविंस था? रखैन प्रोविंस था। आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा और इसे आप लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और आगे भी और भी आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। ठीक है।